किस्त नंबर 9। एतवारगुल के बारे में नदीम को यकीन था कि वो कुर्बो जवार ही में कहीं होगा, क्योंकि बर्फ़ के तूफान की वजह से वो ज़्यादा फासला भी तय नहीं कर पाए थे। वो आसपास के इलाके में फैलकर इसे तलाश करने लगे। एतवारगुल का नाम लेकर इसे पुकारा भी जा रहा था कि अगर वो इनमें से किसी की आवाज़ सुन ले तो अपनी मौजूदगी से आगाह कर दे। लेकिन बुलंद पहाड़ों में घिरी हुई इस वादी में इन्हें अपनी ही आवाज़ों की बाज़ गश्त सुनाई दे रही थी। तकरीबन 1 घंटे की तलाश के बाद एतबारगुल इन्हें मिल गया, लेकिन हड्डियों और गोश्त के लोथड़ों की सूरत में। तूफान के दौरान खच्चर समेत वो एक गहरे खड्ड में जा गिरा था। वो खड्ड तकरीबन 50-60 फीट गहरा था। सबसे पहले राशि ने इसे देखा और फिर वो सब खड्ड के किनारे पर जमा हो गए। एतबारगुल की लाश से चंद गज दूर खच्चर भी नजर आ गया। वो भी यकीनन मर चुका था। इतनी बुलंदी से गिरने के बाद किसी के जिंदा बच जाने के बारे में सोचना ही हिमाकत था। इस खड्ड में उतरने का रास्ता कोई नहीं था। अमूदी चट्टानें थी जिनसे उतरने की कोशिश करना खुदकुशी के मुतरादिफ था। वो लोग कुछ देर खड़े एतबारगुल की बिखरी हुई लाश को देखते रहे, फिर आगे बढ़ गए। इनके चेहरों पर एक बार फिर अफसुर्दगी छा गई थी। तकरीबन 2 घंटों तक मजीद चलते रहने के बाद वो चीड़ के फलकबोज दरख्तों के झुंड के करीब एक लकड़ी का कैबिन देखकर हैरान रह गए। लकड़ी के तख्तों से बना हुआ यह कैबिन सिर्फ एक ही कमरे पर मुश्तमिल था, और यह कमरा इतना बड़ा था कि इसके फर्श पर 10-12 आदमी इत्मीनान से सो सकते थे। इस कैबिन की मौजूदगी जाहिर करती थी कि कुर्बो जवार में कोई न कोई बस्ती भी मौजूद होगी। नदीम ने कैबिन की तरफ देखते हुए कहा, नहीं। काबूस ने नफी में सर हिला दिया। बहुत अरसा पहले लोग बर्फानी चीतों लोमड़ियों का शिकार खेलने की तरफ आया करते थे। फिर इन पहाड़ों में जंगली जानवरों के शिकार पर पाबंदी लगा दी गई और लोगों ने पहाड़ों की तरफ आना छोड़ दिया। ये कैबिन भी गालिबन उसी ज़माने की यादगार है और हमारे लिए कम अज़ कम एक रात के लिए पनाहगाह साबित हो सकता है। लेकिन क्या? नदीम ने सवालिया निगाहों से इसकी तरफ देखा। मुझे लगता है हम रास्ता भटक कर मजीद बुलंदी की तरफ जा रहे हैं, जैसे नांगा पर्वत की चोटी सर करने का इरादा रखते हों, काबूस ने कहा। काबूस की इस बात पर नदीम चौंके बगैर नहीं रह सका। अब वो भी महसूस करने लगा था कि पिछले 2 दिन से मुसलसल बुलंदी की तरफ सफर कर रहे हैं। वो गुमशुदा तैयारी की तलाश में निकले थे और खुद गुमशुदा हो गए थे। लकड़ी का वो कैबिन इनके अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 50 साल पुराना था। तब्दीली ज़माना ने इसे बुरी तरह मुतासिर किया था। फर्श पर गर्द जमी हुई थी जिसे साफ करने में आधा घंटा लग गया, और फिर खचरों से सामान उतारा जाने लगा। कैबिन का दरवाज़ा किसी हद तक सलामत था, अलबत्ता चारों तरफ बनी हुई खिड़कियां टूटी हुई थी जिनसे यख बस्ता हवा के झोंके अंदर आ रहे थे। कैबिन में आग नहीं जलाई जा सकती थी। पहली बात तो यह कि कैबिन लकड़ी का बना हुआ था जिससे आग लग जाने का अंदेशा था, और दूसरी अहम बात यह थी कि आग जलाने की लकड़ी दस्तयाब नहीं थी। कैबिन के आसपास यूं तो झाड़ियां बकसरत थी, मगर गीली थी और मुश्किल ही से जल सकती थी। लेकिन खाने की तैयारी के सिलसिले में कुछ तो करना था। राशिद और काबूस वगैरह ने बहुत सी झाड़ियां जमा कर ली। खाना पहले एतबारगुल तैयार किया करता था, अब ये जिम्मेदारी काबूस और मोहसिन ने मिलकर संभाल ली थी। शाम होते ही भेड़ियों की आवाज़ें सुनकर वो सब बदहवास हो गए। आवाज़ों से अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वो कई भेड़िए थे, और आवाज़ें चारों तरफ से गूंजती हुई महसूस हो रही थी। काबूस के कहने के मुताबिक इस इलाके में लोमड़ियाँ और बर्फानी चीते भी बकसरत थे, इसलिए इन्हें ये रात ज़्यादा मुहतात रहकर गुजारनी थी। खाने के बाद कहवा पांडे ने बनाया। कहवा पीने के बाद वो लोग कुछ देर तक रेमिन और एतबारगुल के बारे में बातें करते रहे, फिर अपने अपने स्लीपिंग बैग्स में दुबकते चले गए। काबूस और राशिद कैबिन के बाहर चले गए थे और उन्हें किसी न किसी तरह झाड़ियों का अलाव रोशन कर लिया था। नदीम स्लीपिंग बैग में लेटा अपने आप में कुछ अजीब सी कैफियत महसूस कर रहा था। सर बोझल हो रहा था और दिमाग पर हथौड़े से बरसते महसूस हो रहे थे। कभी इस पर गुनूदगी सी तारी हो जाती और कभी अचानक ही आँख खुल जाती और वो मुतवहिश निगाहों से चारों तरफ देखने लगता। वो रात का आखिरी पहर था। अचानक ही नदीम के पेट में मरोड़ सा उठने लगा। दिमाग पर अब भी हथौड़े बरस रहे थे, लेकिन पेट की तकलीफ बढ़ रही थी। बिलाखिर वो स्लीपिंग बैग से निकलकर बाहर आ गया। अलाव की जगह 3-4 मोटी लकड़ियां सुलग रही थी। 2 आदमी कंबलों में दुब के बड़े बड़े पत्थरों से टेक लगाए बैठे थे। वो शायद इस तरह बैठे बैठे सो गए थे, क्योंकि दोनों में से किसी ने भी इसकी तरफ नहीं देखा था। नदीम कैबिन की पिछली तरफ चला गया और तकरीबन 50 गज दूर निकलकर झाड़ियों में बैठ गया। चंद मिनट बाद वो झाड़ियों से निकलकर वापस मुड़ना ही चाहता था कि किसी चीज ने इस पर छलांग लगा दी। नदीम के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। इसके ज़हन में अचानक ही सफ़ेद भेड़िए का ख्याल उभरा था, लेकिन वो सफ़ेद भेड़िया या कोई और जंगली जानवर नहीं था, कोई इंसान था जो इसे दबोचने की कोशिश कर रहा था। नदीम का दिमाग अब भी किसी कदर बोझल था, लेकिन इसने अपने आप को हमलावर के शिकंजे से छुड़ाने की कोशिश शुरू कर दी और बिलाखिर वो हमलावर को अपने ऊपर से हटाने में कामयाब हो गया। मगर हमलावर संभल कर दोबारा इसकी तरफ लपका। नदीम ने झुकाई देखकर इससे बचने की कोशिश की, मगर हमलावर अदने भैंसे की तरह इसकी तरफ बढ़ रहा था। इसके सर की टक्कर नदीम के सीने पर लगी और वो चीखता हुआ पुश्त के बल ढेर हो गया।
हमलावर ने इस पर छलांग लगा दी, मगर नदीम ने बड़ी फुर्ती से लौटकर एक तरफ हट गया। हमलावर मुंह के बल बर्फ पर गिरा। नदीम ने फौरन इसे छाप लिया। अब हमलावर अपने आप को उसके शिकंजे से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। वो दोनों एक दूसरे से गुत्थम गुत्था थे। बर्फ पर लौटने लगे। बर्फ उड़ उड़कर चारों तरफ बिखर रही थी। हमलावर ने चेहरे पर मास्क चढ़ा रखा था, जिससे नदीम इसका चेहरा अभी तक नहीं देख सका था। इसके ज़हन में पांडे का ख्याल उभरा, जो गार में ढांचे के लिबास से मिलने वाले कागजात के हुसूल के लिए इस पर हमला कर सकता था। लेकिन पांडे का ख्याल इसने ज़हन से झटक दिया, क्योंकि जब वो कैबिन से निकला था तो पांडे अपने स्लीपिंग बैग में दुबका गहरी नींद सो रहा था। फिर काबूस का ख्याल इसके ज़हन में उभर आया। काबूस के 3 आदमी इस मुहिम के दौरान हलाक हो चुके थे, और एतबार गुल की मौत का तो वो इन्हीं को जिम्मेदार ठहरा रहा था। हो सकता है वो मायूस हो गया हो और इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके या तो अपने साथियों की मौत का इंतकाम लेना चाहता हो, या इन्हें वापस चलने पर मजबूर करना चाहता हो। वो दोनों एक दूसरे को रगेदते हुए खड्ड के किनारे पर आ गए। खड्ड की ढलान तकरीबन 60 के जाविये पर थी, और ये ढलान बहुत गहराई तक चली गई थी। हमलावर नदीम को इस ढलान पर धकेलना चाहता था, लेकिन नदीम ने एक हाथ से एक झाड़ी को मजबूती से पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से हमलावर का गला दबोच रखा था। अपना गला छुड़ाने की कोशिश में हमलावर इसके मुंह पर घूंसे बरसाने लगा। नदीम ने झाड़ी छोड़ दी और एक बार फिर हमलावर से लिपट गया। वो एक दूसरे से गुत्थम गुत्था ढलान पर लड़कने लगे। दोनों अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे थे, मगर कोई भी कामयाब नहीं हो पा रहा था। और बिलाखिर नदीम का सर एक पत्थर से टकराया। इसकी आंखों के सामने नीली पीली चिंगारी रक्स करने लगी। वो पत्थर से टकराकर रुक गया। इसने दोनों हाथों से सर को थाम लिया। वो अपने हवास कायम रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसके ज़हन पर तारीकी छाती चली गई और बिलाखिर वो औंधा होकर पत्थर के करीब गिर गया। नदीम होश में आया तो धूप चमक रही थी। बर्फ पर चकाचौंध करने वाली चमक में वो ज़्यादा देर तक आंखें खुली नहीं रख सका। इसने आंखें बंद कर लीं। इस लम्हे खोपड़ी में टीसे उठने लगे और दिमाग में हथौड़े से होने लगे। इसने दोनों हाथों से सर थाम लिया और फिर अपने बालों में चिपचिपाहट से महसूस करके चौंक गया। इसने हाथों को देखा, उंगलियां खूनालूद थीं। रफ्ता रफ्ता इसे सब याद आ गया। रात को फितरी जरूरत के तहत कैबिन से निकलकर इस तरफ आया था और फिर किसी ने इस पर हमला कर दिया था। वो दोनों लुढ़कते हुए ढलान पर लुढ़कने लगे। फिर नदीम का सर एक पत्थर से टकराया और वो बेहोश हो गया था। लेकिन वो ये जगह तो नहीं थी जहाँ वो बेहोश होकर गिरा था। वो तो ढलान पर एक पत्थर के पास गिरा था, और इस वक्त वो जहाँ पड़ा था वो एक चट्टानी कुंज सा था, और बिल्कुल सामने पहाड़ की चोटी से बुलंद होते सूरज की किरणें बराह रास्त इस पर पड़ रही थी। चट्टानों की आड़ होने की वजह से ऊपर से इसे नहीं देखा जा सकता था। चट्टानों के इस कुंज में वो हवा से बच गया था। अगर खुली जगह पर पड़ा रहता अब तक इसकी लाश भी अकड़ चुकी होती। इसे समझने में देर नहीं लगी कि इसे खुली जगह पर से उठाकर इस कुंज में हमलावर ही ने डाला होगा। वो कुछ देर अपने सर को सहलाता रहा। टकराने से खोपड़ी की खाल फट गई थी, जिससे बहने वाला खून जम चुका था। इसने उठने की कोशिश की तो लड़खड़ा गया। रात भर सर्दी में पड़े रहने से इसकी टांगें अकड़ गई थी। वो चट्टान का सहारा लेकर खड़ा हो गया और बारी बारी टांगों को हल्के हल्के झटके देने लगा। दफतन इसके ज़हन में एक और ख्याल उभरा। वो अपनी जेबों की तलाशी लेने लगा। इसकी जेबों में तमाम चीज़ें मौजूद थीं, लेकिन इसे अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि बेहोश होने के बाद इसकी जेबों की तलाशी ली गई थी। गालिबन हमलावर को अपने मतलब की कोई चीज़ नहीं मिली थी, इसलिए वो तमाम चीज़ें दोबारा इसकी जेबों में ठोंस दी गई थी। इसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। नदीम चट्टानों के कुंज से निकलकर खुली जगह पर आ गया और चढ़ाई चढ़ने लगा। ऊपर बहुत दूर चीड़ के दरख्तों की एक कतार सी नजर आ रही थी। जब वो नशेब से निकलकर ऊपर आया तो इसे अंदाज़ा हुआ कि ये वो जगह नहीं थी जहाँ इस पर हमला किया गया था। दूर दूर तक किसी कैबिन का नामो निशान भी नहीं था। वो शायद गलत समझ में आ गया था। ये सोच इसके जहन में और इसकी रूह फना हो गई। एक अनजाने खौफ की लहर इसके पूरे जिस्म में दौड़ गई। ये खित्ता सर्द जहन्नुम था। इसके चारों तरफ बर्फ ही बर्फ फैली हुई थी। अगर वो अपनी पार्टी से ना मिल सका तो इस सर्द जहन्नुम में एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाएगा। इसकी लाश इस वीराने में भटकते हुए भेड़िए दूसरे जानवरों की खुराक बन जाएगा। नदीम सोच रहा था कि इसके साथियों को इसकी गुमशुदगी का पता चल गया होगा और उन्होंने इसकी तलाश शुरू कर दी होगी। हो सकता है उनमें से कोई इस तरफ भी आ रहा हो। इसे कोई अंदाजा नहीं हो पा रहा था कि कैबिन किस तरफ है। वो महज अंदाजे की बिना पर एक तरफ चलने लगा। इसके पैरों में ऊनी मोजे थे, जिसमें पतलून और कमीज पर स्वेटर और इसके ऊपर जर्सी पहने हुए थे। वो लोग रात को स्लीपिंग बैग में भी ऐसे ही गर्म कपड़े पहनकर सोते थे, लेकिन बर्फ पर थोड़ी दूर चलने के बाद इसके ऊनी मोजे भीग गए और पैरों से ठंडक चढ़ने लगी। वो तेज से चलने की कोशिश करने लगा। फायर की आवाज़ सुनकर वो चौंक गया। फायर की आवाज़ दूर तक गूंजती हुई सी थी। ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि फायर करने वाला किस तरफ था। वो महज अंदाजे की बिना पर एक तरफ चलता रहा। फायर की आवाज़ से इसे अंदाज़ा हो गया था कि इसके साथी वादी में मौजूद थे और इसकी तलाश शुरू हो चुकी होगी।
और गोली शायद से अपनी मौजूदगी से आगाह करने के लिए चलाई गई थी। वो छोटी छोटी चट्टानों के गिर्द घूमता हुआ एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां आगे गहरा खड्ड था। चट्टान बिल्कुल उमूदी थी और इस खड्ड में उतरने का कोई रास्ता नहीं था। वो मुड़कर दूसरे रास्ते पर हो लिया और तंग सी चट्टानों के बीच में एक दरार से गुजरकर दूसरे पहुंचा तो इसके सामने निशेब में एक वसीउरीज वादी फैली हुई थी। वो बर्फ से ढकी हुई वादी में चारों तरफ देखने लगा, लेकिन केविन का नामो निशान अब भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वो हलक फाड़ फाड़ कर अपने साथियों का नाम पुकारने लगा। इसका ख्याल था कि शायद इसके साथी इसकी आवाज़ सुनकर इसे तलाश कर तो इस तरफ आ निकलेंगे। इसकी आवाज़ की बाज गश्त वादी में गूंजती रही, लेकिन किसी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। वो एक छोटी सी चट्टान की दूसरी तरफ आ गया। इस तरफ भी एक वसीउरीज वादी फैली हुई थी, लेकिन केविन इस तरफ भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। नदीम को हैरत हो रही थी कि वो कहाँ आ गया था। इसने बचपन में कहानी पढ़ी थी, वेलिस इन वंडरलैंड, जिसमें एक लड़की ख्वाब में एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाती है जिसके बिल्कुल अजनबी होती है। इसे कदम कदम पर हैरतअंगेज़ वाक़यात का सामना होता है। नदीम ये सोचने पर मजबूर हो गया था कि वो भी कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा, लेकिन ये कोई ख्वाब नहीं था। वो खौफनाक हकीकत थी जो सर जहन्नुम की सूरत में इसके चारों तरफ फैली हुई थी। सर्दी अब इस पर असरअंदाज होने लगी थी। सर का जख्म तकलीफ देने लगा था और पैन भी सुन्न हो रहे थे। वो हाथों को भी बार बार झटक रहा था। चेहरे पर भी अजीब सी कैफियत महसूस करने लगा था। वो बार बार नाक को छूकर देखता, नाक भी सुन्न हो रही थी। इसे एक अंग्रेजी फिल्म याद आ गई। एक आदमी बर्फानी इलाके में भटक जाता है और शदीद सर्दी से इसके जिस्म के आज़ा बिखरने लगते हैं। ये सोचकर ही नदीम कांप उठा था, अगर वो जल्दी अपने साथियों तक पहुंचने में कामयाब न हो सका तो इसका भी कुछ ऐसा ही हशर होगा। वादी के नशेबो फराज से गुजरता हुआ वो अचानक एक छोटी सी नदी के किनारे पहुंच गया। ये नदी तकरीबन 3 फीट चौड़ी थी और इसमें बहने वाला पानी दाईं तरफ से एक चश्मे से उबल रहा था। नदीम ने नदी के पानी में हाथ डाला तो इसे हैरत का एक शदीद झटका लगा। नदी का पानी गर्म था, जैसे इसके नीचे हीटर जल रहा हो। इसने अपने दोनों पैर और हाथ पानी में डाल दिए। हाथ और पैरों की उंगलियों के जोड़ों में शदीद दर्द हो रहा था, मगर गर्म पानी की सिकाई से आहिस्ता आहिस्ता तकलीफ कम होने लगी। वो पैर पानी में डाले सीधा होकर बैठ गया। वो इधर उधर देख रहा था कि सामने वाली चट्टान पर एक लम्हे को कोई चीज़ धूप में चमकी। इसके साथ ही फायर की आवाज़ गूंजी और गोली नदीम से सिर्फ 2 फीट के फासले पर एक पत्थर पर लगी। नदीम ने एक तरफ छलांग लगा दी। नदीम पहलू के बल छोटे छोटे पत्थरों पर गिरा था। इसकी कोहनी पर चोट लगी थी, लेकिन इसके छलांग लगाने के साथ ही कोई चीज़ इसके ऊपर से होते हुए शराब से पानी में गिरी। नदीम का ख्याल था कि गोली की धमक से कोई बड़ा पत्थर अपनी जगह से लुढ़क गया होगा, लेकिन कुत्ते जैसी गुर्राहट की आवाज़ सुनकर नदीम ने एक तरफ देखा तो अपनी कोहनी की तकलीफ भूल गया। चट्टान पर से चलाई जाने वाली गोली भेड़िए को लगी थी। इसके सामने सफ़ेद भेड़िया था जो नदी के पानी में खड़ा था। इसकी तरफ देखते हुए हुर्रा रहा था। भेड़िए का मुंह खुला हुआ था। इसकी सुर्ख जुबान और नुकीले खूंखार दांत दिल पर दहशत तारी कर रहे थे। भेड़िया पानी में भीगा हुआ था। नदीम को समझने में देर नहीं लगी कि वो भेड़िया ही था जिसने पुष्प पर से इस पर छलांग लगाई थी, लेकिन चट्टान से गोली चलते ही नदीम ने भी एक तरफ छलांग लगा दी थी और भेड़िया उसके ऊपर से होता हुआ नदी में जा गिरा था। अगर नदीम ऐन वक्त पर एक तरफ हटना जाता तो ये खूंखार भेड़िया से दबो चुका होता और इसका हशर भी शायद गुलरेज से मुख्तलिफ ना होता। लेकिन भयानक मौत इस खूंखार भेड़िए की सूरत में अब भी इसके सामने खड़ी थी। फासला सिर्फ चंद गज का था। भेड़िए की गुर्राहट बढ़ रही थी। नदीम ने मुहताज निगाहों से दूर देखा। इसके पीछे चट्टान थी, गोया पीछे हटने की जगह नहीं थी। सामने नदी थी जिसमें वो खूंखार भेड़िया जबड़े खोले खड़ा था। दाएं बाएं अलबत्ता खुली जगह थी। अगर भेड़िया इस पर हमलावर हुआ तो बचने की कोशिश में झुकाई देकर दाएं बाएं निकला जा सकता था। अगर वो भेड़िए के हमले में बच भी जाए तो बड़ी आसानी से दुश्मन की गोली का शिकार बन सकता था। चट्टान पर राइफल बरदार दुश्मन के बारे में इसे समझने में देर नहीं लगी कि ये वही शख्स हो सकता था जिसने गुज़श्ता रात इस पर हमला किया था और बेहोश होने के बाद इसे न जाने किस जगह डाल गया था, जहाँ होश आने के बाद तो अपने कैंप का रास्ता ही भूल गया था। इसके ज़हन में एक और ख्याल उभरा, कहीं ऐसा तो नहीं कि चट्टान पर बैठे हुए शख्स ने नदीम के अक़ब में से भेड़िए को हमलावर होते देख लिया हो और गोली भेड़े पर ही चलाई हो। लेकिन गुज़श्ता रात के वाक़े के बाद नदीम किसी खुशफहमी में मुब्तला नहीं रहना चाहता था। गुज़श्ता रात वाले वाक़े से साबित हो गया था कि इनके कैंप में इसका कोई दुश्मन मौजूद था और इसकी दुश्मनी की वजह भी वो समझ चुका था। सुबह होश में आने के बाद सबसे पहले इसने अपने लिबास की जेबों में रखी हुई चीज़ों को चेक किया था। तमाम चीज़ें मौजूद थी, मगर इन्हें चेक करने के बाद दोबारा जेबों में ठोंसा गया था। इसका मतलब था कि इस पर हमलावर होने वाला जो कोई भी था, इसे ना तो इसकी जेबों में रखी हुई खतीर रकम की ज़रूरत थी
ना ही दूसरी चीज़ों से सरोकार था। इसे सिर्फ उन कागजात से दिलचस्पी थी जो गार में एक ढांचे के लिबास से बरामद हुए थे। इन कागजात के हवाले से सिर्फ पांडे ही वो शख्स था जो इस पर हमलावर होने का शुबा किया जा सकता था। लेकिन नदीम ने वो कागजात ऐसी जगह छुपा रखे थे कि पांडे के फरिश्ते भी तलाश नहीं कर सकते थे। लेकिन ये इन बातों को सोचने का वक्त नहीं था। मौत जबड़े फैलाए इससे चंद कदम के फासले पर खड़ी थी। वो भेड़ी की तरफ देखने लगा जो नदी से निकलकर किनारे पर आ गया था और अब शायद नदीम पर हमला होने की तैयारियां कर रहा था। इसने अगले दोनों पैर कुछ आगे को निकाल लिए थे। इसकी गुर्राहट बेहद खौफनाक थी। नदीम दोनों हाथों से पत्थरों को टटोलने लगा। इसके दाएं हाथ में एक ऐसा नुकीला पत्थर आ गया था जिसका वजन 1 किलो के लगभग जरूर रहा होगा। नदीम ने इस पत्थर को मजबूती से पकड़ा और फिर अचानक ही भेड़िए पर दे मारा। पत्थर भेड़िए की थूथनी पर लगा। वो बिलबिलाया और फिर दूसरे लम्हे से नदीम पर हमला कर दिया। नदीम इस हमले के लिए तैयार था। वो बड़ी फुर्ती से दाईं तरफ हट गया। भेड़िया अपनी ही झोंक में पत्थरों पर गिरा और जब वो संभल कर मुड़ा तो इसका मुंह पहले से ज़्यादा खतरनाक हो गया था। इसने एक बार फिर हमला किया। नदीम इस मर्तबा भी बच निकला। भेड़िया फिर नदी के पानी में जा गिरा। शदीद सर्दी के बावजूद नदीम का जिस्म पसीने में शराबूर था। इसके दिमाग में तेज सनसनाहट हो रही थी और जिस पर च्यूंटिया सी रेंगती महसूस हो रही थी। लेकिन इस खूंखार भेड़िए के खौफ के बावजूद इसने अपने हवास बहाल रखे थे। फजा एक बार फिर फायरिंग की आवाज़ से गूंज उठी। इस मर्तबा गोली भेड़िए से सिर्फ 1 फीट के फासले पर पानी में गिरी थी और नदीम को यह भी अंदाज़ा हुआ था कि इस बार गोली कदरे करीब से किसी और चट्टान से चलाई गई थी। भेड़िए ने गुर्राते हुए एक बार फिर नदीम पर छलांग लगा दी। नदीम फुर्ती से एक तरफ हटा मगर इसके दाएं पैर का मोजा भेड़िए के दांतों में आ गया। ठीक इसी वक्त यह के बाद दीगरे 2-3 फायर हुए। गोलियां इसके आसपास पत्थरों पर लगी। इस मर्तबा भेड़िया भी शायद गोलियों से डर गया था। इसने थूथनी को जोरदार झटका दिया। मोजा नदीम के पैर से निकल गया और भेड़िया मोजे को मुंह में लटकाए बरकरतारी से दौड़ता हुआ चट्टानों में गायब हो गया। फायरिंग अब भी हो रही थी। गोली अब इन चट्टानों पर लग रही थी जहां भेड़िया गायब हुआ था। नदीम पत्थरों पर पड़ा बुरी तरह कांप रहा था और हाँप रहा था। इसके दिल की धड़कन खतरनाक हद तक तेज हो गई थी। वो मौत के मुंह में जाने से बाल बाल बचा था। अगर मोजे के बजाय इसका पैर भेड़िए के मुंह में आ जाता तो वो इसका पैर चबा डालता। बर्फ में मुसलसल चलते रहने और फिर नदी के गर्म पानी में पैर डाल के बैठने से मोजा भीगकर इसका पहनने वाला हिस्सा ढीला होकर आगे को निकल आया था और मोजे का यही हिस्सा भेड़िए के मुंह में आ गया था। अपने अक्म में चट्टान पर पत्थरों को लुढ़कने की आवाज़ सुनकर वो चौंक गया। इसने पीछे मुड़कर देखा। पांडे, मोहसिन और काबूस राइफलें संभाले बड़े मुहतात अंदाज में चट्टानों से उतर रहे थे। इनके पैरों में आकर छोटे मोटे पत्थर लुढ़क रहे थे। चट्टान से उतरते ही सबसे पहले काबूस दौड़ता हुआ इसके करीब पहुंचा था। इसने टटोल कर नदीम का अच्छी तरह मुआयना किया था। खोपड़ी के बालों में खून जमा हुआ था। इसके अलावा इसकी जिस्म पर और कोई जख्म नहीं था।